हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने वीडियो री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज हम बात करेंगे यूपी ट्राइबल ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 के पेपर की, और उसमें भी हम बात करेंगे 61 क्वेश्चन की, क्योंकि इससे पहले मैंने 60 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। आपने ना देखे हो तो प्लीज़ देख लेना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूँगी। हमारा 61 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, यानी हमारे भारत का कौन सा सम्मान है जो कि सर्वोच्च है। तो ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है अशोक चक्र, और ऑप्शन डी है भारत रत्न। अगर अपने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो वो है भारत रत्न। यह है हमारा भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे नंबर का है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का है पद्म भूषण, और चौथे नंबर का है पद्मश्री। ये चार हमारे सबसे बड़े पुरस्कार हैं भारत के। नंबर 1 है भारत रत्न, नंबर 2 है पद्म विभूषण, नंबर 3 है पद्म भूषण, और चौथा है हमारा पद्मश्री। ठीक है, याद रखना, काफी एग्जाम में पूछ लेता है। आगे कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी? हमारे 1954 में हुई थी भारत रत्न की शुरुआत। ये 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। जो हमारा भारत रत्न है वो 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा, और इनकी स्टार्टिंग 1954 में हुई थी। इसके मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। उसका जो मेडल प्रदान किया जाता है उसमें जो सूर्य होता है, सूर्य भगवान होते हैं, उनका चित्र अंकित होता है। ठीक है, याद रखना, जो भारत रत्न होता है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसकी स्टार्टिंग 1954 में की गई थी। इसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। उस पर भगवान सूर्य का चित्र अंकित होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा सम्मान होता है। नंबर 2 का पद्म विभूषण होता है, नंबर 3 पद्म भूषण होता है, नंबर 4 पद्मश्री होता है। ठीक है, आगे 62 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने कि पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, यानी कि जो भारत में राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, उससे पहले वो अपना अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसको देते हैं? तो ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी है लोकसभा के अध्यक्ष। तो अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू में भारत की राष्ट्रपति। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, अगर आप द्रौपदी मुर्मू अपना इस्तीफा देना चाहें तो अपना जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देंगी। ठीक है, याद रखना। आगे कह रहा है राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपने पद का त्याग करना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप देता है। तो सौंप देता है उपराष्ट्रपति को सौंप देता है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उसमें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी है मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन सी है दरबारी लाल शर्मा, और ऑप्शन डी है नफीसुल हसन। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थी तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? जो पुरुषोत्तम दास टंडन तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो कब बने थे? 1937 से 1950 तक रहे थे। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे 1937 से 1950 तक। आगे 65 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने भारत की 43 मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी, यानी कि जो 2015 में पूछा गया था 43 न्यायाधीश थे तो वो हमारे कौन थे? ऑप्शन ए जस्टिस टी.एस. ठाकुर, ऑप्शन बी थे जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, ऑप्शन सी है जस्टिस संजय किशन कौल, और ऑप्शन डी है जस्टिस एन.वी. रमन। तो हमारे 43वें न्यायाधीश थे जस्टिस टी.एस. ठाकुर। कौन थे? जस्टिस टी.एस. ठाकुर थे, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है एन.वी. रमन्ना। कौन है? एन.वी. रमन्ना है। ठीक है, तो इस समय याद रखना 47 है और एन.वी. रमन्ना है। लेकिन 2015 में जस्टिस टी.एस. ठाकुर जो थे भारतीय 43वें मुख्य न्यायाधीश थे। आगे कह रहा है 66 क्वेश्चन कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, यानी कि हमारा जो इंडिया इसका सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ऑप्शन ए है इंदिरा कोल, ऑप्शन बी है गुहार मोती, ऑप्शन सी है किबुथु,
और ऑप्शन डी है इंदिरा पॉइंट। तो अगर हमारे भारत की तो उसका सबसे दक्षिणी छोर कहलाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर कहलाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं भारत के सबसे उत्तरी छोर की बात करें तो वो है इंदिरा कोल। ठीक है, जो इंदिरा कोल है वो भारत का सबसे उत्तरी छोर है, और जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो सबसे दक्षिणी छोर है। इसके अतिरिक्त भारत का सबसे पूर्वी छोर है किबुथु। क्या है भारत का सबसे पूर्वी छोर? किबुथु है। और जो गुहार मोती है वो भारत का सबसे पश्चिमी छोर है। ठीक है, याद रखना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से एग्जाम में पूछ लेता है। सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है, सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कोल है, सबसे पूर्वी छोर किबुथु है, और सबसे पश्चिमी छोर जो है वो गुहार मोती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम कह रहा है ऑप्शन डी सही है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कोल सबसे उत्तरी छोर है, किबुथु सबसे पूर्वी छोर है, गुहार मोती सबसे पश्चिमी छोर है। याद रखना कि पिछली बार दक्षिणी पूछा था, तो हो सकता है इस बार पूरा पश्चिमी और उत्तर से कुछ पूछ ले। ठीक है, चारों याद रखना। आगे कह रहा है 67 क्वेश्चन कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। यानी कि जो हमारा भारत है उसमें जहांगीर का शासनकाल क्या था। ऑप्शन ए था 1605 से 1627, ऑप्शन बी था 1627 से 1658, ऑप्शन सी है 1658 से 1760, और ऑप्शन डी है 1760 से 1748। तो अगर हम बात करें भारत में जहांगीर के शासनकाल की, तो वो हमारा यहाँ सही हो जाएगा 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक होता है भारत में जहांगीर का शासनकाल। कितना होता है? 1605 से होता है 1627। ठीक है, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। ये 1605 से 1627 ईस्वी है भारत में जहांगीर का शासनकाल। ऑप्शन ये हमारा सही है। वहीं अगर 1627 से 1658 की बात करें तो वो है भारत में शाहजहां का शासनकाल। किसका? शाहजहां का शासनकाल है 1627 से 1658। उसके बाद जो 1658 से 1707 दिया गया है, ये है भारत में औरंगजेब का शासनकाल। सबसे पहले जहांगीर का शासन है 1605 से 1627, फिर शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658, उसके बाद आता है औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है सही है कि भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 था। इनका शासनकाल चित्रकला का स्वर्णयुग था, और 7 दिसंबर 1627 को इसकी मृत्यु हो गई थी। तो जहांगीर का शासनकाल क्या सबसे 1605 से 1627 था, और इसके शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्णयुग कहते थे। किसका स्वर्णयुग? चित्रकला का। और 7 दिसंबर 1627 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे हमारा 68 क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है। जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसका पिता किसे मानते हैं? ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद को, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन सी है भीष्म साहनी को, ऑप्शन डी है देवकी नंदन खतपंत को। तो अगर हम बात करें आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता की, तो वो माना जाता है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र उन्हें कहा जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हिंदी का काल विभाजन के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये आधुनिक हिंदी के पहले रचनाकार थे। हिंदी का सर्वप्रथम काल विभाजन गिरियासन के द्वारा किया गया था, और इनका प्रसिद्ध नायक अंधेर नगरी चौपट राजा का भारत दुर्दशा है। जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उन्हें हिंदी साहित्य का पितामह कहते हैं। हिंदी साहित्य का पिता कहते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य की पहली रचना की थी, और सबसे पहले जो हिंदी का काल विभाजन किया है वो गिरियासन के द्वारा किया गया था। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखना। और वही जो इनके प्रसिद्ध नाटक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के, वो अंधेर नगरी चौपट राजा और भारत दुर्दशा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 69 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। यानी जब हमारा भारत स्वतंत्र था उसके बाद प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन बी है, ए है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है नरसिम्हाचारी, और ऑप्शन डी है रामास्वामी CR। तो अगर बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल की, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, और कब थे? 1948 में थे। कब थे? 1948 में थे। 70वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। ये सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो लोहे की छोटी सी गोली होती है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन जो जहाज होता है यानी कि जलयान वो तैरता रहता है। ये वाला सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था?
तो ऑप्शन ए है एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी है ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है आर्किमिडीज। तो अगर हम बात करें इस सिद्धांत की तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्किमिडीज ने दिया था ये सिद्धांत की छोटी सी गोली वो पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज जो है जलयान होता है वो पानी में तैरता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। आर्किमिडीज के पलवन के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाता है। जबकि जहाज का जो ढांचा होता है वो इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज का उस पर लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है, जिससे जहाज जो होता है पानी में तैरने लगता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यूपी ट्रिपल ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 के प्रीवियस ईयर जीके जीएस का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। हम अपने वीडियो में जो 71वें क्वेश्चन है सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।